नमस्कार दोस्तों, मैं रोनित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सच्ची कहानियों पे। ये कहानी हमें राजेश जी ने भेजी है और ये हादसा उनके ही दादाजी के साथ हुई थी। उन्होंने हमें एग्जैक्ट ईयर तो नहीं बताया, मगर इतना जरूर बताया कि ये कहानी कम से कम 60-70 साल पुरानी है। तो आज से 60-70 साल पहले, जब ज्यादा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ करती थी और आजादी को कुछ ही साल हुए थे, तो सड़क और बिजली के काम के लिए कई सारे कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था। उन्हीं कंपनियों में से एक में राजेश जी के दादाजी भी काम किया करते थे, बहुत ही ऊंचे ओहदे पर। तो पहले उन्हें जाकर हर साइट का सर्वे करना पड़ता था, फिर ही फाइनल प्रोग्राम और प्लान्स तैयार किए जाते थे। इसी तरीके से एक जगह का जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो राजेश जी के दादाजी वहां जाकर सर्वे वगैरह किए और उसके बाद उन लोगों ने वहां पे बिजली के खंभे और सड़क का काम चालू करने का प्लान किया। लेकिन ये सारे प्लानिंग्स के टाइम पे उनके दादाजी को ये न मालूम था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। धीरे धीरे सारे काम को चालू किया गया और धीरे धीरे काम ने रफ्तार भी पकड़ ली। और काम की रफ्तार कुछ इस तरह थी कि वो लोग दिन तो दिन और रात में भी काम किया करते थे। लेकिन एक दिन शाम के समय काम करते करते कुछ मजदूरों ने उन्हें आवाज लगाकर बुलाया। वो उस वक्त साइट पे ही थे, उस साइट पे सबसे सीनियर भी थे। मजदूरों की आवाज सुनकर वो तुरंत उस तरफ को लपके, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वहां पहुंचकर राजेश जी के दादाजी ने देखा कि एक गड्ढे में से कई सारे नरकंकाल निकल रहे हैं और उन सारे नरकंकालों को उस एक गड्ढे में इस तरीके से डाला गया था जैसे कि किसी ने उन्हें मारकर जबरदस्ती या फिर किसी और तरीके से, लेकिन किसी गलत तरीके से ही वहां पे दफन किया है। उन कंकालों को देखकर ये तो बताना मुश्किल था कि इन्हें जीते जी इसमें दफन किया गया था या मरने के बाद, लेकिन ये साफ पता चल रहा था कि जो भी है ये कुछ गलत है। और जैसा कि उन्हें महसूस हो रहा था, ये बात आगे चलकर साबित भी हुई कि वो कुछ नहीं, बहुत गलत है। खैर, उस समय तो ये सारी चीजें देखकर उन लोगों ने काम रोक दिया और आनन फानन में जल्द से जल्द पुलिस को इत्तला की गई। बाद में पुलिस आई, पंचनामा हुआ और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज की गई। लेकिन कंपनी का नुकसान ना हो, इसलिए कंपनी वालों ने पुलिस से ये परमिशन ले ली थी कि उस साइड को छोड़ के आगे का काम जारी रखा जा सकता है। और ऐसा ही किया गया और आगे का काम जारी किया गया। धीरे धीरे काम तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन रोज कोई ना कोई मजदूर कभी कुछ बीमार सा फील करता था, या कभी उसको अजीब से दौरे आने लगते थे, या कभी कभी तो दो दो आवाज में भी बोलना शुरू कर दिया करते थे कुछ मजदूर। ये सब देख करके भी कंपनी के मालिकों ने काम रोकने को मना कर दिया। लेकिन राजेश जी के दादा को इन सारी चीजों पे विश्वास था और उन्हें ये समझ में भी आने लगा था कि ये उसी गड्ढे से निकले हुए कंकालों की वजह से हो रहा है। उन्होंने अपने सीनियर्स को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई इन बातों पे विश्वास करने के लिए और काम रोकने के लिए तैयार न था। और वो भी मजबूर थे, क्योंकि वो भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने भी अपने कंपनी के मालिकों की बात सुनकर काम जारी रखा। लेकिन रोज होते नए नए चीजों को, नए नए घटनाओं को देखकर उनका मन हमेशा विचलित भी रहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो देखकर उनकी तो छोड़िए, उनके मालिकों की भी हालत खराब हो गई। उस दिन अचानक से एक मजदूर पहले तो बहुत ही बीमार और बेचैन हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उठ खड़ा हुआ और उसने कई सारे मजदूरों को अकेले ही अपने खाली हाथों से ही मार डाला। और ये भी सब कुछ सभी के नजरों के सामने दिन दहाड़े हुआ था। इस चीज को अब कोई नकार भी नहीं सकता था कि ये जो हुआ है ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि एक कमजोर से पतले दुबले से दिखने वाले मजदूर में इतनी ताकत कहां से आ गई कि
कि उसने इतने सारे लोगों का मुकाबला भी कर लिया और उन लोगों को अपने खाली हाथों से मार भी डाला। इतना कुछ देखने के बाद कंपनी के मालिकों ने फैसला किया कि राजेश जी के दादाजी की बात मानते हुए उस जगह पे किसी पंडित को, किसी जानकार को, किसी ज्ञानी को बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन ये काम भी राजेश जी के दादा को ही सौंपा गया। लेकिन राजेश जी के दादाजी इस चीज के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्हें जैसे ही ये काम सौंपा गया, उन्होंने तुरंत अपने एक आदमी को एक पता देते हुए बोला कि जाकर जल्दी से इस पते से ज्ञानी जी को बुला के ले आओ। और काफी देर के इंतजार के बाद वो आदमी ज्ञानी जी को लेकर राजेश जी के दादाजी के पास पहुंचे। और ज्ञानी जी को देखकर राजेश जी के दादाजी ने उन्हें सब कुछ विस्तार पूर्वक बताना शुरू किया। सब कुछ सुनने के बाद ज्ञानी जी ने हाथ में बबूत लेकर कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने कहना शुरू किया, ये सारी लाशें और कंकाल काफी तकलीफ में मरे हुए लोगों की हैं। ये लोग इतनी आसानी से शांत नहीं होंगे। इन्हें शांत करने के लिए और पूरी तरीके से मुक्त करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या था और कब और किसने किया था। सारी चीजें मालूम ना भी हों, लेकिन थोड़ी जानकारी तो और जरूर चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद राजेश जी के दादाजी ने ज्ञानी जी को कहा कि चलिए हम चलकर पुलिस अधिकारियों से इस बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। और फिर ज्ञानी जी और दादाजी पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने इस केस के बारे में जानकारी लेना शुरू किया। थोड़ी देर सब कुछ चेक करने के बाद और अपनी फाइलों को खंगालने के बाद अधिकारियों ने बताना शुरू किया कि आज़ादी के समय बहुत सारे लोगों की जान गई थी, क्योंकि उस समय बंटवारा भी हुआ था। इस बंटवारे के वजह से कई लोग लापता थे और कई लोग लापता उसके बाद भी हुए। इसलिए ज़्यादा लापता लोगों के बारे में पता लगाना मुश्किल था और ज़्यादातर जो केस 3 महीने या 6 महीने तक सॉल्व नहीं होते थे, हम लोग उन्हें इसी सारी चीज़ों में गायब हुआ मान लिया करते थे। इसी दौरान उस एरिया में, उस क्षेत्र में एक लुटेरों का गिरोह बहुत ही सक्रिय था और वो लुटेरे आते जाते सभी मुसाफिरों को, लोगों को, किसी को भी पकड़कर लूटा करते थे और कुछ लोगों को तो जिंदा ही दफन कर दिया करते थे और कुछ को मार करके, कुछ घायल हैं, अगर अभी भी सांसें चल रही हैं तब भी उन्हें दफन कर दिया करते थे। और उन लोगों के पकड़ाने के बाद उन लोगों ने कई जगह पे ऐसे ही गड्ढों के बारे में बताया, जिनमें से हम लोगों ने 7 गड्ढों से कम 12, हर एक गड्ढे से 12-12, 15-15 लाशें बरामद की। आज वो लोग जेल में हैं और अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस गड्ढे के बारे में नहीं बताया, जिसमें से तकरीबन 40 कंकाल मिले थे। और इन कंकालों में बच्चे, बूढ़े, औरतें, आदमी सभी शामिल थे। इन लुटेरों ने 4 से 5 साल तक करीब करीब रोज ही यही काम किया था। और एक क्षेत्र में जब ये लोग काफी कारनामे कर लेते थे तो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह में चले जाते थे और जिस भी जगह पे ये लोग कांड करते थे वहीं पे उन लोगों ने एक ऐसा गड्ढा खोदा था जिसमें कि वो हर लेयर में लाशें दफनाया करते थे और उसको हमेशा इस तरीके से खोजा करते थे कि वो काफी झाड़ी, जंगल और बाकी सारी चीजों से छुपा रहे। इसीलिए कई लोगों को इस बारे में पता नहीं चलता था और अगर किसी को पता चलता भी था कि उस रास्ते पे लोग गुम हो जाते हैं तो लोग डर के मारे वहां जाते नहीं थे। तो स्थानीय लोग तो उस जगह पे जाने से बचते थे, लेकिन मुसाफिरों को इस बारे में पता ना होता था, इसलिए वो लोग कई बार इनके चंगुल में फंस ही जाते थे। पुलिस अधिकारियों ने और भी कुछ जानकारियां दी। सारी जानकारी सुनने के बाद ज्ञानी जी और दादाजी ने कहा कि धन्यवाद। वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद दादाजी ने ज्ञानी जी से पूछा कि ज्ञानी जी, क्या इतनी जानकारी काफी होगी? ज्ञानी जी ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, इतनी जानकारी काफी है, लेकिन ये सारी जानकारी मिलने के बाद भी तकलीफ में तो उनकी जान गई है और साथ ही साथ उन्हें कभी भी
एक अच्छे तरीके से ना ही अंतिम संस्कार मिला, ना ही किसी ने उनके लिए पिंडदान किया, ना ही पूजा पाठ की। उनके आत्मा की मुक्ति के लिए किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब मरते वक्त तो उन्होंने तकलीफ झेला ही झेला, मरने के बाद भी आज तक वो तकलीफ ही झेल रहे हैं। तो हम लोग चाहे कुछ भी कर लें और कितना भी कोशिश कर लें, इतना आसान तो नहीं होगा उन आत्माओं को शांत करना। लेकिन हाँ, मैं अपने तरफ से पूरे दिल से कोशिश करूँगा कि वो लोग शांत हो जाएं और वो लोगों को सद्गति प्राप्त हो। क्योंकि अब ये बात सिर्फ किसी को आत्मा से छुटकारा दिलाने की नहीं रही, ये अब एक पुण्य कार्य भी हो गया है। क्योंकि अगर उन आत्माओं को मैंने सद्गति दिलवा दी तो ये मेरे लिए भी एक पुण्य कार्य होगा। फिर दादाजी और ज्ञानी जी सारी पूजा सामग्री लेकर शाम होने से पहले पहले तक वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां पे पूजा की कुछ तैयारियां की और कहा कि कल सुबह मैं फिर आऊंगा और कल सुबह दिन में मैं इनके लिए पूजा पाठ कर्म कांड करूंगा। क्योंकि चाहे मैं इनके लिए कुछ अच्छा ही करने जा रहा हूं, लेकिन रात में एक तो ये लोग गुस्से में हैं और दूसरा रात में इनकी शक्तियां ज्यादा प्रबल होती हैं। तो अभी ये पूजा पाठ करके हम लोग अपने मौत को दावत ही देंगे। दिन में ये करना सबसे अच्छा होगा और शायद दिन में इन्हें समझाना भी आसान हो। दादाजी ने हामी में सिर हिलाया। फिर ज्ञानी जी ने कहा कि कल ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले तुम और कुछ लोगों को लेकर यहाँ पहुँच जाना। दादाजी ने हाँ में सिर हिलाया और ये लोग सभी अपने अपने घर को चले गए। हालांकि दादाजी को बेचैनी में रात भर नींद तो न आई, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले वो तैयार होकर कुछ लोगों को लेकर उस स्थान पर पहुंच चुके थे और ब्रह्म मुहूर्त होने से कुछ मिनट पहले ज्ञानी जी भी वहां पर आ गए। फिर थोड़ी देर बाद तंत्र मंत्र पूजा काम क्रिया की सारी चीजें शुरू हुई। वहां पे खड़े सभी लोगों को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, अजीब अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लगी, अजीब सा महसूस होने लगा। धीरे धीरे वहां का वातावरण काफी डरावना हो चुका था। लेकिन ज्ञानी जी ने सभी को एक सुरक्षा घेरे के अंदर खड़ा किया था और कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी आवाजें आए, तुम लोगों को इस सुरक्षा घेरा के बाहर नहीं निकलना है। तो ज्ञानी जी की बात मानते हुए दादाजी ने किसी को भी सुरक्षा घेरा के बाहर निकलने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ज्ञानी जी कुछ इस तरीके से सामने बैठे किसी इंसान से बात कर रहे थे जैसे कि वो उसे समझा रहे हैं। हालांकि हमें कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सामने रखे हुए आसन पे साफ पता चल रहा था कि कोई बैठा है, बस वो हमें नजर नहीं आ रहा था। ज्ञानी जी ने काफी देर के मान मनौवल के बाद शायद उन लोगों को समझाने में सफलता हासिल कर ली थी। और काफी देर ये सारी चीजें होने के बाद थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। हमें भी सब कुछ बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा था। लग रहा था जैसे शरीर पर से बहुत सारा बोझ हट गया है। थोड़ी देर बाद ज्ञानी जी उठे और मुस्कुराते हुए कहा कि हालांकि बहुत ज्यादा जिद्दी थे, लेकिन आजादी इन्हें भी चाहिए थी। इन्हें तो मानना ही था, क्योंकि ये लोग कई साल से मुक्ति का ही इंतजार कर रहे थे। इन्होंने अपने मृत्यु के बाद भी काफी तकलीफ झेली थी। तो मेरे समझाने के बाद और सारे पूजा क्रियाओं को देखने के बाद वो मान ही गए और अब वो लोग सद्गति को बढ़ चले हैं। बचे हुए जो भी कार्य हैं वो मैं कर लूंगा, उसके लिए और किसी की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने सभी के हाथ में कलावा बांधा और दादाजी को एक कोने की तरफ लेके गए और ज्ञानी जी ने पूछा कि तुम्हें याद है कि पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने हमें बताया था कि ऐसे और भी 7 गड्ढे हैं। तो अगर ऐसे और भी गड्ढे हैं, मतलब ऐसी और भी आत्माएं होंगी, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे उन गड्ढों के बारे में पता लगाने में, ताकि हम लोग उन आत्माओं को भी आजादी दिला सकें। और करीब 1 महीने के कोशिश के बाद और पुलिस अधिकारी को मदद के बाद सारे गड्ढों के सारे आत्माओं को भी आजादी दिलवा दी गई। ये सारी चीजें करने के बाद सारा काम बहुत ही अच्छे से हुआ। इस तरह से आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना। और भी इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपके अपने दोस्त रोनित के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।